आज की जो चर्चा का प्रमुख विषय है वो झारखंड से आने वाले जो विविध प्रश्न हैं, जो यहाँ के सांगठनिक हैं, प्रशासनिक है या लोक प्रशासन से जुड़े हुए हैं, ऐसे प्रश्न जो थोड़े से टेढ़े टाइप के हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का टोल फ्री नंबर कितना है। तो पहला 145555, दूसरा 15444, तीसरा 108 और चौथा 0010। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला है 14555। चूँकि ये आपके लिए जानने का विषय है, इस प्रकार के प्रश्न आजकल आते हैं, इनकी बारंबारता होती है क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं उनको टोल फ्री से जोड़ा गया है और खुद पदाधिकारी बन के भी आपको इसका प्रचार प्रसार भी करना है, तो ये अपेक्षा की जाती है। अब है कि सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ही रांची से इस योजना का, क्योंकि ये बहुत फ्लैगशिप कार्यक्रम है सरकार का, इससे आरंभ किया गया। और ये बीपीएल के जो 50 करोड़ लोग हैं जो अच्छे इलाज के महंगा अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है, इसमें 1300 बीमारी को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत जो 13,000 अस्पताल हैं उनको पंजीकृत किया गया है और ये इसमें निजी अस्पताल भी शामिल है। कार्ड के माध्यम से मैक्सिमम 5 लाख तक का जो है आपको इसमें इलाज फ्री है। क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स के बीच आप देखिएगा कि बड़ी खाई आ गई है। बहुत से हॉस्पिटल होटल की तरह प्रतीत भी होते हैं, चूँकि वो काफ़ी फैसिलिटी युक्त होते हैं, महंगे होते हैं। कई बार बहुत चीज़ों का इलाज बाहर करवाना पड़ता है, यहाँ संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में इसके लिए जो है ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जो कि यहाँ के जो नीचे तबके के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा कवरेज उनको मिल पाता है। तो इसका जो पहला उत्तर है यानी ऑप्शन है 14555 वो सही है। तो इस प्रकार के जो टोल फ्री नंबर है थोड़ा सा उनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे भी आपको जानना चाहिए, तो चूँकि ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भ्रष्टाचार निरोधक निवारण संबंधी कौन सा कानून है। पहला 1956 अधिनियम, दूसरा 1988 अधिनियम, तीसरा 2000 अधिनियम, चौथा 2006 अधिनियम। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है 1988 अधिनियम, क्योंकि इसी निवारक कानून के अंतर्गत जो है यहाँ पर एंटी करप्शन जो है ब्यूरो एसीबी स्थापित है, जिसका हेड ऑफिस रांची में है। सभी प्रमंडल में इसके विंग्स हैं, इसके अधिकारी हैं और ये लोक भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों को देखता है। इसके अंतर्गत काफ़ी संशोधन भी हुए, 2003 में हुए हैं, फिर 13 में इसमें लोकपाल के बहुत से चीज़ों को भी जोड़ा गया है, क्योंकि लोक भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। देखा जाता है कि बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं या दबंग कर्मचारी भी होते हैं जिसके खिलाफ में लड़ना मुश्किल होता है, तो ऐसे में यह कार्रवाई करती है, इसके अपने प्रोसिक्यूशन होते हैं। और मामलों की शिकायत के लिए भी इसमें भी फ़ोन नंबर होता है, जिसमें कि आप शिकायत कर जो है भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवा सकते हैं। अब देखिएगा कि जो 2001 में ही एसीबी जो हमारे प्रथम एडीजीपी शिवाजी महान कह रहे हैं, इन्होंने कार्रवाई काफ़ी की, 23 मामले इसमें निष्पादित हुए। अभी 2020 में इन रिसेंटली जो हमारे वर्तमान डीजीपी हैं नीरज सिन्हा जी, ये इससे पहले एसीबी में चीफ थे और इनके रहते हुए भी यहाँ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। 2020 में आप देखिएगा कि 60 जो है मामले चल रहे हैं, इसमें कि रिसेंटली अभी 2020 में नगर निगम के सभी ठिकानों पर छापा हुआ एंटी करप्शन ब्यूरो का। इससे पहले जो सर्वाधिक मामले हैं 2017 के हैं, जो कि 137 मामले निष्पादित हुए हैं, जिसमें कि बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। तो एक प्रकार का एक महत्वपूर्ण निकाय है एंटी करप्शन ब्यूरो, और आगे भी आपको पदाधिकारी बन के काम करना है, तो इससे थोड़ा सा आपको अपनी छवि को बरकरार रखना पड़ेगा, ताकि आप बहुत ईमानदारी से कार्य करें और लोक भ्रष्टाचार कानून में ना पड़े। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा ऑप्शन है 1988 सही है। अगला प्रश्न है कि इन कथनों की पुष्टि करें। कथन ए, झारखंड राज्य के किसी भी सीबीआई मामले की जांच में राज्य सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है। दूसरा बी कथन, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के कहने पर सीबीआई कहीं भी जांच कर सकती है। तो ये दोनों कथन अपने आप को पुष्टि आपको करनी है। तो पहला है कि केवल ये सही,
दूसरा केवल बी सही, तीसरा दोनों सही, चौथा दोनों गलत। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये टेक्निकल बातें हैं और न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में है इस वर्ष। तो इसका जो दोनों कथन है, तीसरा ऑप्शन दोनों सही है। इसलिए ये न्यूज़ में चर्चित है क्योंकि झारखंड 8वां राज्य हो गया है जहाँ की सीबीआई को राज्य सरकार से अनुमति लेकर जो है कार्रवाई करनी पड़ती है, आगे का प्रोसिक्यूशन करना पड़ता है। तो इसमें आप देखिए कि केरल है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, बिहार है। तो वहाँ झारखंड 8वां राज्य हो चुका है। यह भी चर्चित मामला है। और जो पहला कथन है कि सीबीआई की जांच में जो सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है, तो ये कथन सही है। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के कहने पर सीबीआई कहीं भी जांच कर सकती है, तो ये भी सही है अगर मामले सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए। क्योंकि भारत का जो संघात्मक जो एक प्रकार से ढांचा है ऐसा बना है कि आपको कहीं ना कहीं न्याय मिले, चाहे राज्य सरकार से मिले, केंद्र सरकार में मिले, या तो विधायिका में नहीं मिले तो कार्यपालिका से नहीं हो तो न्यायपालिका में। और उसके बाद भी आपके पास चौथा स्तंभ प्रेस है, मीडिया है। आप स्वयं अपने आप में आप प्रेस हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट भी सीबीआई को आदेश देती है कि आप किसी विशेष स्थान पर जांच कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत आपको ये जानना जरूरी है कि जो यूटीज़ हैं हमारे, जो केंद्र शासित राज्य हैं, वहाँ सुओ मोटो का अवधारणा लिया गया है, क्योंकि वो अपने आप से संज्ञान ले सकती है सीबीआई। वहाँ सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। और सुओ मोटो अपने आप में संज्ञान लेने का एक संकल्पना है, जिसके अंतर्गत वो स्वतः संज्ञान लेती है किसी मामले पर। क्योंकि आप अगर राज्य सरकार में अगर आप देखिएगा तो जो है अभी मामले अगर थाना में आप जब तक कंप्लेन ना करें तो उसको पूरा नहीं करते हैं। वो कहते हैं कोई कंप्लेन ही नहीं आया है। होना तो ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से सरकार को कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कि आपको स्वतः संज्ञान लेना है। बहुत से मामलों में सुओ मोटो यही है, दरअसल यही है। एक बेहतर, स्वच्छ और तीव्र प्रशासन को एक स्मार्ट बनाता है। तो इस प्रकार की बातें अभी सामने आती हैं, हम देखते हैं। चूँकि ये चर्चा में रहा, और झारखंड में अभी हम देख रहे हैं कि जो चारा घोटाला का जो मामला है 90 का दशक का, जो 1994 से 96 में, अब देखिए कि हमारे चाईबासा में ये काफ़ी इसका उजागर हुआ। यहाँ जो ट्रेजरी है दुमका, फिर देवघर और चाईबासा, ये 3 ट्रेजरी से अवैध निकासी की गई। ये 950 करोड़ का मामला था, स्कैम था। और हम लोगों ने इसे सामने से आंख से देखा कि कैसे पशुपालन ऑफिस में करोड़ों रुपया फेंका हुआ था। फिर यहीं भी रेड होते थे तो वहाँ करोड़ों रुपया प्राप्त होता था। तो ये बहुत ही यहाँ चर्चित मामला रहा। इसका उद्भेदन सीबीआई ने किया और इतने बड़े ऑर्गेनाइज स्तर पर सरकार से लोहा लिया, क्योंकि उस समय लालू यादव की सरकार थी। अभी तो रांची जेल में है। और 1985 में आप देखिएगा कि सबसे पहले बार इसमें जो TN चतुर्वेदी थे, जो ऑडिटर थे, उन्होंने संज्ञान लिया इसको। और इसमें एक एंटी करप्शन ऑफिसर की बहुत अच्छी भूमिका थी, जो बिंदु भूषण द्विवेदी की भूमिका। उन्होंने सब तरफ रिपोर्टिंग किया इसको। फिर जो हमारे झारखंड के पहले जो मुख्य सचिव थे विजय शंकर दुबे, तो उन्होंने जो है उस समय वो वित्त सचिव थे, उनके आदेश पर रेड लिए गए और चाईबासा में तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे ने एकदम स्वच्छ तरीके से रेड लिया और निरंतर रेड से बहुत प्राप्तियां हुई। मामला यहीं से उजागर हुआ। तो ऐसा अमूमन होता नहीं है कि सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ इतने बड़े मामले को उठाना या लेना। तो सीबीआई की बहुत बड़ी जीत थी। उसके बाद आप अभी देखिए शारदा स्कैम में हो, इसमें भी जो है ये बातें बहुत सामने आई हैं। उससे पहले अगर भारत के स्तर में आप ले लें तो जो बोफोर्स का मामला है 1986 का, फिर 1991 का हवाला है, सेंट किट्स, लखूबाई पाठक घोटाला है, फिर मट्टू केस है, सोहराबुद्दीन केस है, आरुषि मर्डर केस है। तो बहुत से ऐसे मामलों में सीबीआई की भूमिका होती है। तो बड़े बड़े मामलों में ऑर्गेनाइज तरीके से बड़े सफ़ेदपोश और दबंग लोगों से लड़ने के लिए ये काफ़ी सहायक है। 1941 में आप देखिएगा कि ब्रिटिश काल में ही इसके लिए अधिनियम बनाए। फिर 1946 में दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जो है विशेष कानून बनाए गए।
उसी के अंतर्गत वैधानिक तरीके से 1963 में से स्थापित किया गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि सीबीआई कहीं ना कहीं आज भी संवैधानिक हकदार ओहदा रखने का हक रखती है। इसके मामले में सरकार को आगे विचार करना चाहिए ताकि उसको और सशक्त बनाया जाए, और इसके संघात्मक वैल्यू को भी नज़र में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार आरोप लगता है कि केंद्र सरकार के सारे पर कार्य करती है। तो ऐसे जो डेवलपमेंट है, ट्रेंड्स है, जो न्यूज़ है, उनको आप समझिए। जो झारखंड इस प्रकार का 8वां राज्य है जो ऐसा कृत करता है, तो आप देखिएगा कि बहुत ही बढ़िया जो है इसका अपना इतिहास है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसका जो दोनों है यानी तीसरा ऑप्शन दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल कितनी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार है? पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 7। तो ये जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, आरटीए जिसे हम कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 5, चूँकि तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए, क्योंकि एक लोक प्रशासन जो झारखंड का अपना एक लोक प्रशासन है, उसकी संरचना को आपका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसके भाग होने वाले हैं। और ये बहुत सामान्य सी बातें हैं, क्योंकि जितने भी कमिश्नरी हैं, हमारे 5 कमिश्नरी हैं, प्रमंडल हैं, उसमें क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार होता है जिसके अध्यक्ष जो है स्वतः आयुक्त होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं, और आरटीए जो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, इसका अपना विशेष सचिव है। तो इसमें सरकार जो है वो गैर सरकारी लोगों को बाहर से भी रखती है, एक बोर्ड बनता है एक प्रकार से, और यहाँ निर्णय लिए जाते हैं राज्य में जो परमिट्स है यात्री सुविधा के लिए, बसों के लिए, और भी जो सुरक्षा से, सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए मामले होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी जो भूमिका है उसको जानना आपको बहुत आवश्यक है। तो इसका दूसरा ऑप्शन 5 सही है। और अगर आपको ये स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अगर आपको पूछे तो उसका आंसर चूँकि एक ही है, चूँकि वो एक ही होता है, उसका एक अपना आयुक्त है, जो कि आप ठीक सचिवालय के सामने में आप जो परिवहन विभाग का ऑफिस है वहाँ एसटीए आयुक्त बैठते हैं, और उसके माध्यम से जो अंतर्राज्यीय जो परमिट है, बस हैं, यात्री सुविधा है, उस पर विचार होता है। तो ये सरकार के महत्वपूर्ण निकाय है। तो ये पॉकेट को आपको जानना जरूरी है। अमूमन किताबों में इसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये कभी भी आपके लिए प्रश्न का भाग हो सकते हैं। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 5वां सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य 20 सूत्री समिति के उपाध्यक्ष कौन है? पहला स्टीफन मरांडी, दूसरा दीपक बिरुवा, तीसरा सीता सोरेन, चौथा बसंत सोरेन। तो इसका जो सही उत्तर है पहला स्टीफन मरांडी। तो वो जो राज्य 20 सूत्री समिति है वो एक प्रकार से यहाँ की वैधानिक निकाय है, सरकारी निकाय है। इसके जो अध्यक्ष जो है वो स्वतः मुख्यमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष जो है स्टीफन मरांडी है। और हम देखेंगे कि इससे पहले भी यानी वर्ष 2013 से लेके उसके बाद तक भी 20 सूत्री कमेटी का गठन किया गया, और इसके माध्यम से यहाँ और भी मेंबर बनाए जाते हैं। और फिर जिला में भी 20 सूत्री कमेटी होती है, और जिला 20 सूत्री कमेटी में प्रभारी मंत्री होते हैं, और उसके माध्यम से मीटिंग्स होते हैं, समीक्षा होती है, और बहुत से मामलों का निष्पादन अतिशीघ्र तरीके से होता है। तो इसके इतिहास को थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है, क्योंकि 1975 में जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसका डेवलपमेंट हुआ था, उन्होंने 20 सूत्री फोकस किया गरीबी पर, स्वास्थ्य पर, ऐसे बहुत से जितने भी बिंदु हैं उसको थोड़ा सा आपको देखना आवश्यक है, कौन कौन से बिंदु हैं। और उस पर जो है एक ये जंबो मीटिंग होता है, एक लंबी मीटिंग होती है इस पर। अगर आप इस मीटिंग को देखें तो बहुत ही लंबी मीटिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे मामले होते हैं, जिले के सभी पदाधिकारी होते हैं, और ये एक टारगेट बेस्ड कार्यक्रम पर चलता है, इसीलिए थोड़ा ये सशक्त प्रकार की समिति है। तो ये आपके लिए पॉकेट थोड़ा सा जानना जरूरी है। इसके अलावा भी आप देखेगा कि जो 15 सूत्री समिति है वो भी आपको पूछ सकता है, जो कि अल्पसंख्यक मामलों से जुड़ा हुआ है। जब सच्चर कमेटी 2005 में आई तो आप देखिएगा कि 2006 के बाद से जो है 15 सूत्री जो है समितियां बननी आरंभ हुई। झारखंड में भी 15 सूत्री समिति थी अस्तित्व में, अभी तो खाली है, जो कि मुख्य सचिव की जो है अध्यक्षता में चलता है, और इसके मेंबर भी होते हैं, जो कि यहाँ अल्पसंख्यक के मामले, विशेषकर शिक्षा हो या दंगे से प्रभावित मामले हों, उनका निष्पादन ये करती है।
तो ये पॉकेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ की जो प्रशासकीय संरचना है या वैधानिक संरचना है, इसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो स्टीफन मरांडी, वो सही है। ये महेशपुर से जो है वो विधायक भी हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ए, झारखंड के राजीव तोपनो वर्ल्ड बैंक में प्रतिनिधि हैं। बी, राजीव तोपनो नरेंद्र मोदी के पीएमओ में भी थे। तो इसका जो सही उत्तर है पहला केवल ए सही, दूसरा केवल बी सही, तीसरा दोनों सही और चौथा दोनों गलत। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा है, दोनों सही है, क्योंकि राजीव तोपनो जो है एक वरिष्ठ IAS पदाधिकारी है। 1996 बैच के गुजरात कैडर में इनका पोस्टिंग था, रांची के हैं। और ये इनकी भूमिका बहुत अच्छी रही। 2000 आप देखिएगा कि 4 में ही ये वहाँ PMO में स्थापित हुए। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी उन्होंने कार्य किया प्रधानमंत्री कार्यालय में। और फिर जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि के रूप में भी वर्तमान में चुने गए हैं, जो एग्जीक्यूटिव प्रतिनिधि होते हैं भारत की तरफ से, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे इस प्रकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं जो काफ़ी उच्च ओहदे पर होते हैं, जैसे आप झारखंड कैडर के जो है रामशरण शर्मा को ले लीजिए, जो 2009 के UID में भी रहे। उसके बाद जो है भारत स्वास्थ्य मिशन में भी CEO रहे वो, फिर वो ट्राई में भी रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो है इस प्रकार के पदाधिकारी को आप थोड़ा सा उनके बारे में GK को जो है स्ट्रॉन्ग करें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है दोनों सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मिलान गलत है। पहला ATI रांची मिलान है 1952, दूसरा सर्ड रांची जिसका मिलान है 1954, तीसरा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग जिसका मिलान है 1947 और चौथा IIM रांची जिसका मिलान है 2009। तो ये इस प्रश्न में आपको देखिए कि ये आपसे इसकी जानकारी भी लेना चाहता है कि ये एब्रिविएशन है क्या और इसकी स्थापना वर्ष की आप जानकारी रखते हैं कि नहीं। तो ATI रांची जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो इसका पहले हम जान लें कि तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग ये 1947 में नहीं बना था। ये हमारी आज़ादी से पहले यानी ब्रिटिश काल में ही 1912 में ही बना दिया गया था। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। तो ATI अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र जो रांची में है, जहाँ आप जब JPSC पास कीजिएगा तो एज ए डिप्टी कलेक्टर आपका वहाँ ट्रेनिंग होगा। तो इसकी स्थापना 1952 में भी ही कर दी गई थी, जिसे हम वर्तमान में श्री कृष्ण जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, उनके नाम पर जो है आज हम जानते हैं ATI रांची को। तो इसकी स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। सर्ड जो है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ये भी रांची में है, क्योंकि 1954 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ ग्रामीण विकास से संबंधित जो है आप देखिएगा कि झारखंड जो है वो ग्रामीण प्रधान स्टेट है। करीबन 32,000 यहाँ गांव हैं, शहर 152 है, ऐसे में गाँव की संख्या बहुत अधिक है। तो ग्रामीण विकास को जानना बहुत ज़रूरी है। 1954 में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। और जब 1963 में जब जयपाल सिंह मुंडा ने कांग्रेस में झारखंड पार्टी का विलय किया, तो उन्हें कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है सामुदायिक विकास मंत्री बनाया गया था। तो चूंकि ग्रामीण विकास का ही बहुत बड़ा विंग है उस समय, आज जो BDO देखते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू हुआ था। तो खंड पदाधिकारी कहते पूरे भारत में। तो इसके लिए सर्ड के लिए उन्होंने बाद में उसको सशक्त करने के लिए और ATI के लिए काफ़ी काम किया। वो काफ़ी कम दिन रहे मंत्री, लेकिन उसके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग, जैसे मैंने बताया कि ये पदमा में जो है यहाँ के जो स्थानीय जो शासक थे रामगढ़ स्टेट के, तो उस क्षेत्र में था। वहाँ किला भी है, काफ़ी जंगल वाला क्षेत्र था। और तत्कालीन बिहार और पूरे झारखंड के जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हो, यानी जो DSP होते हैं, SDPO होते हैं और भी वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं, हाल के दिनों में दरोगा का भी ट्रेनिंग वहाँ हुआ। तो ये 1912 में बना था। ये आपके लिए जानने का विषय है। और चौथा है कि IIM रांची ये 2009 में बना, जो वर्तमान में अभी इसका नया भवन
जो है वो बरामदे में बनाया गया है, लेकिन अभी ये ATI सूचना भवन से कार्य कर रहा है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से सही वरीयता क्रम का निर्धारण करें। तो पहला ए जो है एडिशनल सेक्रेटरी, बी जॉइंट सेक्रेटरी, तीसरा डिप्टी सेक्रेटरी और चौथा डी जो है अंडर सेक्रेटरी। तो ABCD आपको तय करना है। तो पहला है कि CBDA, दूसरा ABCD, तीसरा BCDA और चौथा BCAD। तो ये यहाँ के लोक प्रशासन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ABCD। तो आप देखिएगा कि जो सचिवालय होता है वहाँ जो प्रशासकीय संरचना होती है, तो यहाँ चूँकि जब आप भी पदाधिकारी बनिएगा तो आपका प्रमोशन होगा, और वरीयता क्रम को जानना भी जरूरी है कि जब सचिव होता है तो उसके नीचे, क्योंकि हर जो मंत्रालय में अपने विभाग हैं उसका अपना सचिवालय है, उसके सचिव हैं, तो उसके नीचे एक बहुत बड़ी पिरामिडिकल संरचना कार्य करती है, जो कि आप, ये तो मैं सचिवालय स्तर का प्रश्न है, लेकिन इसको आपको नीचे स्तर तक जानना है, यानी आपको जो विलेज लेवल पर जो है सरकार के कौन से प्रतिनिधि कार्य करते हैं। तो पहला जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी होता है, और उसके बाद जो है जिसे हम सहायक सेक्रेटरी कहते हैं, और दूसरा जो है बी जॉइंट सेक्रेटरी है, जो कि संयुक्त सेक्रेटरी जिसे हम कहते हैं, तीसरा जो डिप्टी सेक्रेटरी है और जिसको हम उप सचिव कहते हैं, और तीसरा जो अंडर सेक्रेटरी, चौथा अवर सचिव जिसे हम कहते हैं। तो ये वरीयता क्रम है दूसरा। अर्थात इसके नीचे भी आप जाइएगा तो सेक्शन पदाधिकारी होते हैं। तो जब एज ए आप डिप्टी कलेक्टर काम कीजिएगा तो फिर आपका प्रमोशन होगा सब डिवीज़न लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो उसी के क्रम में यहाँ भी सचिवालय में उसके समानांतर इस प्रकार का मैकेनिज्म तैयार किया जाता है। तो ये आपके लिए जानकारी का विषय है, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये 1920 में पहली बार आप देखिएगा कि चूँकि इंग्लैंड का शासन रहा भारत में, तो चर्चिल ने अंडर सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी की जो है प्रथा है उसको शुरू किया था, और वो व्यवस्था भारत में भी विकसित हो गई बाद के दिनों में। तो 1920 में ये प्रथा विकसित हुई थी। ये भी आपके लिए जो इसका ऐतिहासिक डेवलपमेंट है, क्योंकि लोक प्रशासन से आपको जो प्रश्न आएंगे या तो वो सिद्धांत के होंगे या तो व्यवहारिक होंगे। तो अधिकतर जो प्रश्न होते हैं, चाहे UPSC में हो, स्टेट सिविल सर्विस में हो, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रधान सचिव कौन है? पहला राजीव गौबा, दूसरा सुखदेव सिंह, तीसरा राजीव अरुण एक्का और चौथा मनीष रंजन। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है राजीव अरुण एक्का, क्योंकि ये भी एक लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब आप देखिएगा कि जो राजीव गौबा है, जो झारखंड में मुख्य सचिव के रूप में कार्य भी उन्होंने किया, तो वो अभी अगर पूरे भारत में अगर श्रेष्ठ जो है वो सबसे ऊपर अगर लिया जाए, जितने भी IAS हैं या जितने पदाधिकारी हैं, इसे हम कैबिनेट सचिव कहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, तो वो राजीव गौबा है। तो ये जानकारी आपको रखना जरूरी है। सुखदेव सिंह जो है वो मुख्य सचिव हैं झारखंड के, और मनीष रंजन जो है वो आयुक्त हैं अभी वर्तमान में कोल्हान के। तो यहाँ प्रधान सचिव से पूछा गया है। बहुत बार प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव को समझ नहीं पाते हैं लोग। तो राजीव अरुण एक्का को जो है यहाँ प्रधान सचिव बनाया गया। तो इसकी संकल्पना ये है कि राज्य में CMO होता है, अर्थात चीफ मिनिस्टर जो है ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर सचिवालय है, उसका प्रधान जो है वो प्रधान सचिव है। तो वो भी जो है एक प्रकार से समकक्ष होता है। व्यवहार में आप देखिए तो मुख्य सचिव से नीचे है, लेकिन उसके पैरेलल ही वो नैतिक रूप से कार्य करता है, और कार्यकारी रूप में तो मुख्य सचिव होता ही है, जैसे सुखदेव सिंह जी हैं। तो यहाँ भी मामले जो हैं वो बैलेंस हो, ताकि दोनों में बैलेंस बना रहे। इसके लिए मुख्यमंत्री सचिवालय को जो है वो प्रधान सचिव के जिम्मे किया गया है। आप ऐसे भी अगर जाइएगा CM के पास कोई मामला को लेके, तो वो प्रधान सचिव के टेबल में जो है वो टेबल होगा और बात आएंगी। और इसके बाद जो है आप देखिएगा कि इससे पहले जो सरकार में जो है वो बनवाल थे, सुनील बनवाल इस पद पर रहे हैं। तो अपने चहेते लोगों को जो है इस पद पर रखा जाता है ताकि वो काम करें। तो ये मुझे लगता है कि प्रधान सचिव के पद पर रहने वाले प्रथम शायद आदिवासी IAS अधिकारी हैं।
ये अच्छी बात है, क्योंकि झारखंड जो है यहाँ जो है आदिवासी समस्या काफ़ी है। तो ये आपके लिए जानकारी का विषय है कि जो है प्रधान सचिव कौन है। ठीक इसी तरह का जो है वो डेवलपमेंट आपको वहाँ भी दिखेगा जो पीएमओ में है। तो पीएमओ भी प्रधान सचिव होते हैं, वहाँ भी जो कैबिनेट सेक्रेटरी है जिस प्रकार मुख्य सचिव है, तो उसके पैरेलल में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो प्रधान सचिव के अंतर्गत होता है। तो इसे जो है आपको जानना जरूरी है। काफ़ी दिनों तक नृपेंद्र मिश्रा इस पद पर रहे, फिर सिन्हा जी यहाँ आए, और जैसा मैंने बताया कि पीएमओ में जो है हमारे झारखंड के राजीव तोपनो में भी जो है कार्य कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा जानना, इसके लोक प्रशासन को जानना जरूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी ये है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का संबंध किस राजनीतिक दल से रहा है। तो पहला बीजेपी, दूसरा जेएमएम, तीसरा जेवीएम, तीसरा और चौथा कांग्रेस। तो ये इसका जो सही उत्तर है तीसरा जेवीएम है, क्योंकि इसका जो है झारखंड विकास मोर्चा से इनका संबंध रहा है। ऐसे तो ये आईपीएस अधिकारी रहे हैं, आईआईटी पास आउट हैं, और इनका जो कार्य है पुलिस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा रहा, और ये क्रिकेट क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी काम किया। ये बीसीसीआई में भी थे, 2005 से 9 जो है वो मैनेजर भी रहे क्रिकेट टीम के। फिर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के लिए भी काफ़ी इन्होंने काम किया, अध्यक्ष भी रहे। और 2013 में इन्होंने वीआरएस लिया, और ठीक 1 साल के बाद चर्चा में आई कि ये बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इन्हें बीजेपी से टिकट जो है वो 2014 का जो चुनाव था तो नहीं दिया गया, और लोकसभा के चुनाव में ये जेवीएम यानी झारखंड विकास मोर्चा से इन्हें टिकट दिया गया, और ये इलेक्शन लड़े। और अब पूरे रांची में आप देखिएगा कि ये चौथे पोजीशन पर थे, यानी उस वक्त जो है भाजपा कैंडिडेट राम टहल चौधरी जीते थे, और रामचंद्र टहल चौधरी ने सुबोध खान साय को हराया था। तीसरे स्थान पर शायद सुदेश महतो थे, और सुदेश महतो के नीचे ही चौथे स्थान पर थे। तो ये आपके लिए जानकारी का विषय। और उसके बाद अभी इधर जो है इन्हें झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे अमूमन होता है कि दलीय गतिविधि से जुड़े हुए लोगों को नहीं रखा जाता है, लेकिन बहुत सक्रिय रूप से नहीं जुड़े हैं। इनकी छवि बहुत अधिकतर रही है कि वो पुलिस अधिकारी के रूप में रही है। रांची में जो क्राइम का ग्राफ था बहुत अधिक 70-80 के दशक में, उसके लिए इन्होंने मेनली 80 के दशक में इन्होंने बहुत अधिक कार्य किया। बहुत क्राइम के ग्राफ को जो है बहुत कम किया था, इनका योगदान था। लेकिन ये आपके लिए एक जनरल नॉलेज होना चाहिए कि ये इलेक्शन भी लड़ चुके हैं जेवीएम पार्टी से, जिसमें अभी तो चूंकि जेवीएम 2006 में ये बना था, मर्ज हो गया भाजपा में, बाबूलाल मरांडी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। इनका भी विवाद चल रहा है एज ए जेवीएम मेंबर की इन्हें विपक्ष का दर्जा दिया जाए कि नहीं, क्योंकि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की उन्होंने यूपीए को सपोर्ट किया है। तो इन सब सारे समीकरण को समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जेपीएससी बहुत ही गरिमा वाला जो है निकाय है, संवैधानिक निकाय है, और इसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है जेवीएम वो सही है। तो वर्तमान में आर्टिकल 315 के अनुसार कुल अध्यक्ष मिला के और बाकी 4 यानी 5 होंगे इसके, यानी 4 मेंबर और 1 अध्यक्ष। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड बिजली वितरण लिमिटेड, झारखंड बिजली जो है वो वितरण लिमिटेड यानी JVNL, तो की स्थापना कब हुई। तो इसकी जो पहला ऑप्शन है 2011, दूसरा 2014, तीसरा 2010 और चौथा 2016। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन है 2014, यानी जो डिस्कॉम जो हमारे आए थे, यानी जो डिस्कॉम कंपनी थी जो कि बिजली क्षेत्र सुधार से 2015 में कार्यक्रम चलाया गया उज्ज्वल डिस्कॉम, जिसमें कि ये बात की गई कि बिजली के लिए जो है ऊर्जा के क्षेत्र में ट्रांसमिशन लॉस को ठीक किया जाएगा, दक्ष इस्तेमाल किए जाएंगे, जो घाटे में चल रहे हैं उसका जो है डिसाइड किया जाएगा, उसे जनन में, संचरण में, उसके बाद उत्पादन में, फिर उसके प्रसंस्करण में इनको
कई भागों में बांट के निगम कंपनी बनाई जाएंगी। और ये उज्ज्वल डिस्कॉम में जो है ये बातें आई थी। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इसका फुल फॉर्म है। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी 2015 की। और ये आपके लिए जानने का विषय कि झारखंड पहला राज्य था जिसने उज्ज्वल डिस्कॉम को यानी सबसे पहले अपनाया। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये तो 2014 में ही झारखंड ने इसकी स्थापना की, 2015 में ही आया। तो ये बात सही है, क्योंकि इससे पहले ही इसकी स्थापना यहाँ कर दी गई थी। बहुत से ऐसे कानून होते हैं जिसके राज्य सरकार लागू करती है, बाद में केंद्र सरकार भी करती है पूरे भारत के लिए। तो ये यहाँ वही बात है ये। तो ये आपके लिए बहुत जानकारी का विषय है। और आप देखिए कि झारखंड में आज भी आप बहुत स्तर पर देखिए कि बकाया की बात आती है कि बहुत से विभागों का बकाया है, बहुत से बड़े बड़े घरानों का बकाया है। तो काफ़ी लॉस में ये रहा और अभी भी बहुत अधिक इसको फ़ायदा नहीं है और बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन लॉस भी है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी इस पे लगता है। तो इसको ठीक करने के लिए इसे कंपनी एक्ट के तहत इसमें बातें की गई। 1956 यानी संशोधन 2013 के बाद जो है इसमें कंपनी एक्ट के तहत इसके लाया गया है। तो जेबीए ने लेके इम्पोर्टेंट निकाय है, तो इसकी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और झारखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य है, तो ये और जरूर हो जाता है, अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन 2014 इसका सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का जीएसटी कोड कितना है। तो पहला 19, दूसरा 20, तीसरा 21, चौथा 24। तो अब देखिएगा कि इसका जो दूसरा ऑप्शन है 20 सही है। तो 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी को लागू किया गया और इसके तहत चूँकि ये कोऑपरेटिव संघवाद को बताता है और यहाँ राज्य सरकार की भूमिका बहुत अधिक है, क्योंकि जो सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, उसको जीएसटी में जो है रजिस्टर्ड करना पड़ता है। और ये प्रक्रिया अभी चल रही है, अभी बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार में चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ प्रोवाइड किया जाता है जो कि 15 डिजिट का नंबर होता है और इसमें ये कोड जो है वो झारखंड का 20 है, सब राज्य का अपना अलग अलग है। जैसे पैन कार्ड में आप देखिएगा कि 10 डिजिट होते हैं, यूआईडी में 12 डिजिट होते हैं। तो यहाँ 15 अंकों का जो है एक कार्ड बनाया गया है जिसमें कि आपका जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन होता है और इसके आधार पर ये कार्य करता है। तो ये एकीकृत कर प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो इस संदर्भ में जो है अभी हाल के दिनों में आप देखिएगा कि बहुत से इनपुट क्रेडिट टैक्स की बात आई कि झारखंड में 1800 करोड़ का इनपुट क्रेडिट टैक्स पीछे है। वो बहुत बार बातें हुई कि केंद्र सरकार ने क्या कि नहीं, हमने उसके अंश को झारखंड को अपना दे दिया है। तो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ये कार्य करता है, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है। जितना भी होगा तो उतना बराबर भाग में राज्य सरकार को डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है कि ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि हाथ से लिख के जो अमूमन पहले परंपरागत तौर पे होता था कि जो निरीक्षक होते थे, पदाधिकारी होते थे, वो हाथ से लिख के फर्जी तरीके से बिल देते थे, फिर उसे जमा भी नहीं करते थे और अपने खाते में डाल देते थे। तो ऐसी बात यहाँ है नहीं, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है। तो इसे आपको जानना जरूरी है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है 20। और अगला प्रश्न है चर्चा को बढ़ाते हुए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये पार्ट है जो कि प्रशासन से या विविध पार्ट से झारखंड से जुड़ा हुआ है। तो इसको जानना आपको, इन सब पॉकेट्स को इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग में कितने सदस्य का प्रावधान है। तो इसका जो पहला उत्तर है 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 10। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है 5। तो देवाशीष गुप्ता को जो है इसका प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि ये बहुत नई संकल्पना है झारखंड प्रशासनिक सुधार आयोग। क्योंकि ये अपेक्षा इस माध्यम से की जाती है कि जो प्रशासनिक मामले होते हैं उनके बारे में सिफारिशें करें, कई नए मामलों का अन्वेषण करें, पुराने मामलों को जांचें। इस प्रकार अगर आप भारत में देखें तो पहला 1966 में हनुमंथैया के नेतृत्व में ये हुआ बना था। इसने सारी रिपोर्ट दी बहुत सारी, उसको लागू भी किया गया। फिर 2005 में आप देखिएगा कि जो वीरप्पा मोइली जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार हैं, ARC जिसे हम कहते हैं, उसकी रिपोर्ट आई। उन्होंने बहुत सारे मामले दिए, वो भी आज भी हम उसके
जो कॉरपोरेट जो गवर्नमेंट है, जो कॉरपोरेट कल्चर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, उस पर उन्होंने जोर दिया था, जिसकी प्रक्रिया आज भी चल रही है। और आप अगर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग को देखें तो अगर आप अभी जो डीएम का जो पावर होता है आप देखिएगा, वो 1973 से पहले बहुत ही विस्तृत था। आप देखिए कि जो ब्रिटिश कालीन डीएम का पावर है और 1973 तक अगर आप उसके प्रशासनिक इतिहास को पढ़ें तो बहुत सारे परिवर्तन वहाँ से किए गए। इंदिरा गांधी के काल में यहाँ से उनके पावर को, जो डीएम के पावर को कम किया गया और उसे बांटा गया। अगर आप इसे डीपली 1966 के प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में पढ़ेंगे तो 1973 में इसके लिए जो संशोधन हुए लोक प्रशासन की जानकारी के लिए, चूँकि ये बहुत अभी विशेष जानकारी है लेकिन अब इतनी आम हो गई है कि इसको जीएस में पूछा जाता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। और प्रशासनिक सुधार आयोग के माध्यम से आप भी सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि जो पोर्टल होता है सीएमओ का, तो सीएमओ के पोर्टल में वो आपको भी सजेशन मांगे जाते हैं। उसको जैसे आप खोलिएगा तो सरकार के बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं, उसके जो मिनट टू मिनट जो डिसीजन होते हैं कैबिनेट के वो भी रहते हैं, उसको आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो इसके लिए जो है इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो 5वां वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड न्याय पंच बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो पहला हेमंत सोरेन, दूसरा द्रौपदी मुर्मू, तीसरा रामेश्वर उरांव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात है कि आपको ये जानना है कि झारखंड न्याय पंच बोर्ड क्या है। अब यहाँ रिसेंटली जो सिरंसिया शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पश्चिमी सिंहभूम में मुख्यमंत्री आए, जिस दिन जो है दुमका डे, संथाल परगना दुमका डे भी मनाया जाता है। उस दिन उन्होंने ये घोषणा की कि झारखंड न्याय पंच को जो है वो वैधानिक किया जाए, उसे प्रयोग में लाया जाए, व्यवहार में लाया जाए। तो न्याय पंच अगर आप झारखंड में की जो जनजाति अपनी परंपरागत व्यवस्था होती है, जो मानकी मुंडा सिस्टम है, माझी परगनैत है, ढोकलो सोहर है, तो एक परंपरागत सिस्टम है जो कि पंचायती राज से पहले 1992 से पहले ही कई वर्षों से चले आ रही है। तो उसको शामिल करने का यहाँ दृष्टिकोण दिया गया है, क्योंकि यहाँ बात आती है कि जो यहाँ के लोकल मामले होते हैं, बहुत से मामले जो सांस्कृतिक मामलों से जुड़ी होती है, उसको कभी कभी बाहर के पदाधिकारी समझ नहीं पाते हैं या बाहर के न्यायिक पदाधिकारी भी नहीं समझ पाते हैं। तो उसे व्यवहार में लाना जरूरी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट हो या ओरिजिनल कोर्ट हो। तो वहाँ इसका व्यवहार बहुत अधिक आवश्यक है। इसके लिए अभी व्यवहारिक तौर पर इसकी शुरुआत ही हमारे पश्चिमी सिंहभूम से भी की गई है, क्योंकि इसके लिए जो यहाँ के डीएम है वो काफ़ी कार्य कर रहे हैं कि किस प्रकार इसकी संरचना हो और इसे आगे फिर बढ़ाया जाएगा। ये काफ़ी अच्छी इसकी भूमिका होगी अगर ये निष्पक्ष तरीके से कार्य करे। तो यहाँ के आदिवासी हित प्रभावित प्रतिकूल रूप से नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो है उनकी ज़मीन छिना जाती है, उनके सांस्कृतिक अधिकारों से वो वंचित हो जाते हैं। न्याय पंच को ये कोशिश करना चाहिए कि स्वच्छ एवं छाप छवि के माध्यम से सरकार को सलाह दे और उन्हें न्याय प्रदान करे। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा है, क्योंकि इसके लिए कोई नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में इसका मैकेनिज्म ही नहीं तैयार किया गया। एक प्रकार से ये आपके लिए जानकारी का भी विषय है। तो ये इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि जिटको कब बना? तो पहला इसका ऑप्शन है 2001, दूसरा 2011, तीसरा 2004 और चौथा 2019। तो यहाँ आपको दो चीज़ जानना है कि जिटको क्या है और कब बना। तो ये तीसरा ऑप्शन 2004 में बना है। तो झारखंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है, ये जिटको बहुत महत्वपूर्ण निकाय है और इसे भी कंपनी एक्ट में 1956 में यानी 2013 के संशोधन के अनुरूप कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया है और ये 2004 में इसकी स्थापना हुई। और ये झारखंड में जितने भी आप देखिएगा कि निवेश से जुड़े हुए नीतियां हैं, जैसे झारखंड क्रय नीति 2014 है, निवेश की नीति 2016 है, यहाँ की प्रसंस्करण नीति 2015 है, फिर जो यहाँ की बीपीओ बीपीएम नीति 2016 है, निर्यात संवर्धन नीति है यहाँ की अपनी 2015 की, फिर जल नीति 2011 है। तो इन सभी
का ये नोडल के रूप में कार्य करता है। क्योंकि आप अगर देखिए कि अगर झारखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो झारखंड की सबसे बड़ी अगर समस्या है तो वो निवेश की समस्या है। क्योंकि यहाँ आप देखिए कि 2017 में 2010 MOU हुए, 3 लाख करोड़ का टारगेट रखा गया, तो बहुत ही कम व्यापारिक दिखा कि वो अनुप्रयोग में आया। और कृषि के लिए तो इतनी शर्म की बात है कि एक ही निवेश आया जो प्राथमिक क्षेत्र में, तो उसको यहाँ निवेश को लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक निवेश नहीं आएगा, यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप नहीं बढ़ेंगे, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, उसका ट्रिकल डाउन अप्रोच जो शिक्षा व स्वास्थ्य वो नहीं आ सकता है। क्योंकि आप सिर्फ JPSC और JSSC देकर सिर्फ रोजगार को तो पूरा नहीं कर सकते हैं, आपको सभी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। बहुत बार बातें आती हैं कि अब देखिएगा कि कंपनीज हैं, लोकल कंपनीज होते हैं बड़े बड़े, लेकिन स्थानीय लोगों को नहीं रखते हैं। तो ऐसे निवेश बढ़ने से क्या है कि ये समस्या ठीक हो जाएंगी। और ऐसे भी आप देखिए कि जो वर्तमान 2021-22 का बजट है, उसमें जो तृतीय क्षेत्र है, टर्शरी सेक्टर की भूमिका 65% है, वहाँ ये बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये अच्छे संकेत हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या इसकी है। तो निवेश को अगर हम नोडल रूप में अगर ठीक करना चाहें तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। यहाँ का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जरूरी है अच्छा करना। क्योंकि रैंक में तो हम बहुत अच्छे थे, हम पहले 3 पर थे, फिर 4 पर आए, फिर वर्तमान में 5 पर हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। लेकिन यहाँ और भी बातें हैं, सड़क से, सुरक्षा से जुड़ी हुई, उसके बाद सरकार की गतिविधि से जुड़ी हुई, यहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, आदिवासी डिमांड्स हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं, फिर ऊर्जा की समस्या है। तो बहुत सी बातें हैं। तो इनको ये नोडल करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसके माध्यम से यहाँ ये बेहतर कार्य कर रहा है। अभी आप हाल के दिनों में देखिएगा कि जो सिस्टम है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो बॉटलनेक की जो स्थिति है वो नहीं होनी चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसे दूर करता है। लॉजिस्टिक पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आप देखिएगा कि जो ITBPM है, ITBPO है, जो फिनटेक्स है, इस पर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप के, तो इसके डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसको आपको विशेष रूप से इकोनॉमिक्स में भी जानना है, आपके लिए प्रश्न भी आ सकता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है 2004 वो सही है।